हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का ही हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मैं प्रीति मंडियाल, इंडिया के सबसे पहले पॉकेट फ्रेंडली एजुकेशन ऐप और चैनल पॉकेट पढ़ाई पर। सो दोस्तों, आप जानते ही हैं हम अपनी जाकोबियन एज शुरू कर चुके हैं, राइट। एंड बहुत खूबसूरती से हमने उसकी इंट्रोडक्शन ली, बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट्स फैक्ट्स मैंने आपसे शेयर किए पिछली क्लास में, और बेन जॉनसन एज अ राइटर हम शुरू कर चुके थे, ठीक है। एंड कुछ फीचर्स हैं बेन जॉनसन के जो हम ले भी चुके थे, लाइक दिस ऑल अबाउट हिज पर्सोना, पर्सनैलिटी एंड वर्क। तो उसी श्रेणी में दोस्तों आज हम आगे बढ़ेंगे और कुछ और ख़ास बातें बेन जॉनसन को लेकर डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों, एक खास बात क्या थी, 1618 1618 में वो पाँव पे ही चलकर स्कॉटलैंड गए थे, ड्रमॉन्ट जगह के लिए, ठीक है। जैसे कई पैदल यात्रा नहीं करते, पाँव पे चल के जाते हैं, तो 1618 में वो स्कॉटलैंड जगह पे गए थे और ड्रमॉन्ट करके एक जगह है, उसको उन्होंने वहाँ विजिट किया था। फिर ये जो उनकी पूरी जर्नी रही, उस पर उन्होंने एक वर्क भी लिखा था, फुट पिलिग्रिमेज। क्या वर्क लिखा था? फुट पिलिग्रिमेज, ठीक है, जिसमें उन्होंने अपना सारी इस जर्नी के बारे में बताया था। पर खास बात क्या है दोस्तों, इससे पहले कि वो इसको पब्लिश कराते आग लग गई थी और उसमें ये ख़त्म हो गया था उनका वर्क। तो ये भी खास बात है, ये वर्क जनता तक पहुंच ही नहीं पाया क्योंकि आग लग गई थी। मतलब जहाँ पे वो थे वहाँ पे आग लग गई थी और ये जल गया था, उनका वर्क जल गया था। तो यू मस्ट नो कि फुट पिलिग्रिमेज करके भी एक अनपब्लिश्ड वर्क है बेन जॉनसन का, जो वो 1618 पे गए थे स्कॉटलैंड पैदल चल के ड्रमॉन्ट जगह पे, उस यात्रा पे उन्होंने लिखा था। उसके बाद दोस्तों उनका एक और वर्क है सैड शेफर्ड, ठीक है, और ये भी बेन जॉनसन का वर्क है, पर ये उनका अनफिनिश्ड वर्क है, ये पूरा ही नहीं हुआ। तो ये खास चीज़ें हैं, जितने पॉपुलर किसी राइटर के वर्क होते हैं, कोई मतलब बड़ा फेमस हो गया या कौन से पब्लिश हुए, उतने ही पॉपुलर होते हैं जो पब्लिश ही नहीं हो पाया या वो अनफिनिश्ड हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपने पूरी अच्छे से करनी है। तो सैड शेफर्ड बेन जॉनसन का ऐसा वर्क है जो पूरा नहीं हो पाया। सैड शेफर्ड, उदास शेफर्ड, शेफर्ड बहुत उदास था और इस उदासी भरे वर्क को लिखते लिखते बेन जॉनसन को इतनी उदासी आई कि उसने ये काम पूरा ही नहीं किया। उसके बाद दोस्तों खास बात क्या है, इनकी डेथ 1637 में हुई थी और इनको वेस्टमिनिस्टर में दफनाया गया था। ध्यान से देखना, मैंने बताया था इनका जन्म भी वेस्टमिनिस्टर में हुआ है, पिछली क्लास में बताया था, और दोस्तों इनको दफनाया भी वेस्टमिनिस्टर में गया था। और ख़ास बात है जहाँ पे इनको दफनाया गया है ना, तो वहाँ पे ऊपर जो मार्बल का जो भी पत्थर होता है समथिंग, उस पर दोस्तों एक चीज़ लिखी है, ओ रेयर बेन जॉनसन। तो ये एपिटाइफ है जो उनकी ग्रेव पे लिखा गया, ओ रेयर बेन जॉनसन, ठीक है। तो जैसे ना हम किसी को दफनाते हैं मरने के बाद, तो उसकी याद में, उसकी स्मृति में, उसके बारे में कुछ अच्छा लिखते हैं, तो ये एपिटाफ है। एपिटाफ होता है जो हम किसी की ग्रेव पे लिखते हैं, जैसे कोई मर गया है तो उस पर जो हमने खुदवाया है, तो उनकी ग्रेव पे क्या लिखा है, ओ रेयर बेन जॉनसन, ठीक है। भी बेन जॉनसन तो कितना रेयर था, कितना तो अलग था, यूनिक था, ये उनकी ग्रेव पे लिखा गया है ना। और आप सोच रहे होंगे ये जान के हम क्या करेंगे, पर ऐसे प्रश्न भी पड़ जाते हैं क्योंकि बेन जॉनसन वन ऑफ अ पॉपुलर मेजर राइटर हैं, काफ़ी सारा वर्क इन्होंने दिया है, इंग्लिश लिटरेचर में काफ़ी सारी चीज़ें की हैं, तो वी मस्ट नो द थिंग्स लाइक दिस अबाउट हिम, ठीक है। क्लियर हो गया, उनका कौन सा वर्क जल गया, फुट पिलिग्रिमेज, कौन सा अनफिनिश्ड रह गया, सैड शेफर्ड, और जब वो मरे तो उनको वहीं पे दफनाया जहाँ पे पैदा हुए थे, वेस्टमिनिस्टर, और उनकी ग्रेव पे, कब्र पे लिखा था, ओ रेयर बेन जॉनसन। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट, ये तो हमारे फीचर्स सारे पॉइंट्स उनकी पर्सनैलिटी, पर्सोना को लेकर फिनिश हो गए। आगे अब मैं दोस्तों आपसे बताऊंगी कि बेन जॉनसन की काम को लेकर क्या थिंकिंग थी, यानी कि जैसे आपको पता ही है बेन जॉनसन एक राइटर है, यू नो डैट, ठीक है। पर एज अ राइटर वो क्या सोचते थे कि कैसा वर्क लिखना चाहिए, एज अ राइटर वो क्या सोचते थे कि कैसा वर्क होना चाहिए, है ना, हमको काम लिखती बार क्या चीज़ें करनी चाहिए एंड ऑल, ठीक है। तो वो उन्होंने हमें बताया।
तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि हमें जो भी क्लासिक स्टैंडर्ड है उनको रिस्टोर करके रखना है। क्लासिक स्टैंडर्ड यानी कि जो भी पुराने तरीके हैं हमारे राइटिंग के, उनको संभाल के रखना है। ये मैंने आपको पीछे भी लेक्चर में बताया था कि क्लासिज्म के फाउंडर हम इसे ही मानते हैं। क्लासिज्म होता है पुराने लिटरेचर को फिर से लेकर आना, जो आया तो बेसिकली 18th सेंचुरी में है, पर उसका बीज इन्होंने 16वीं सेंचुरी में ही डाल दिया था। तो दोस्तों बेन जॉनसन क्लासिज्म के बहुत शौकीन थे। उनको वो पुराने तरीके से जो लिखना एंड ऑल वो उनको बहुत पसंद था, ठीक है। एंड वो वैसा ही स्टोरी लाइन एंड ऑल फॉलो करते थे। तो उसके तहत ही क्या बोलते थे कि क्लासिक स्टैंडर्ड को हम रिस्टोर करें, जो पुराना हमारा तरीका है हम उसी को ही संभाल के रखें। उसके बाद दोस्तों उन्होंने एक और बात कही थी, ड्रामा शुड बी ऑफ फ्यू आवर इन अ सिंगल डे, कि कोई भी ड्रामा, कोई भी जो प्ले है वो सिर्फ चंद घंटों का होना चाहिए, और वो भी एक ही दिन का। यानी कि ऐसा नहीं है कि बहुत दिन चले जा रहा है प्ले और पूरा पूरा दिन आप प्ले कर रहे हो, नहीं, ठीक है। मतलब फ्यू आवर्स एंड अ सिंगल डे, कि जैसे आपकी मूवी नहीं होती 3 घंटे की होती है और एक दिन में ख़त्म, है ना। तो वो मूवी भी तो ड्रामा की ही फॉर्म है, प्ले की ही फॉर्म है हाई लेवल पे, जिसको मतलब रिटेक कर करके परफेक्ट करते हैं। तो इन्होंने कहा कि ड्रामा शुड बी ऑफ फ्यू आवर्स इन अ सिंगल डे, एक ही दिन में और कुछ घंटों का हो ड्रामा, वो बेस्ट है। ये बात इन्होंने कही, ठीक है। ताकि इससे क्या होगा ना, लोगों का इंटरेस्ट बना रहेगा। एंड ऑब्वियसली जब शॉर्ट एंड क्रिस्प होता है तो हम ज़्यादा क्वालिटी देते हैं, है ना। टेस्ट मैच से बढ़िया, है ना। टेस्ट मैच कितना दिन चलता था, फिर 50 ओवर के होते थे, अब IPL 20 ओवर, कितने लोगों में क्यूरियोसिटी बनी होती है। जितना छोटा है उतना बेस्ट डालते हैं प्लेयर भी, और जनता भी बड़ी जुड़ के रहती है। तो सेम चीज़ उन्होंने प्लेयर्स को लेके बोली, और फ्यू आवर एंड अ सिंगल डे। इसके बाद दोस्तों उन्होंने कहा कोई भी जो लिटरेरी वर्क है वो हिस्टोरिकली करेक्ट होना चाहिए। कहने का मतलब कि अगर कोई भी वर्क है उसमें हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक तौर पे अगर कुछ भी चीज़ कही गई है तो डैट शुड बी करेक्ट, ठीक है। मान लो आप कोई क्रोनोलॉजिकल प्ले लिख रहे हो जिसमें हम हिस्टोरिकल वे से किसी के बारे में बता रहे हो, तो उसमें जो भी हम फैक्ट्स बताएं, जो भी फिगर बताएं, वो सही होनी चाहिए, वो गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि एज अ राइटर आपकी ये जिम्मेवारी बनती है कि आप फुली जस्टिफाई करें अपने वर्क के साथ। तो जब कभी भी आप कोई क्रोनोलॉजिकल लिटरेरी वर्क लिख रहे हो, हिस्टोरिकल वर्क लिख रहे हो, तो डैट शुड बी टिपिकली हिस्टोरिकली करेक्ट। वो हिस्टोरिकली सच में करेक्ट होना चाहिए, उसमें कोई गलती ना हो फैक्ट्स की, क्योंकि फिर आप अपने वर्क के साथ जस्टिस नहीं कर पाओगे। उसके बाद दोस्तों उन्होंने कहा कि ट्रेजिडी और कॉमेडी को अलग अलग रखें। कहने का मतलब जैसे कई वर्क ना ट्रेजिडी कॉमेडी के मिक्सचर होते हैं, ट्रेजिडी भी है, दुख भी हो रहा है, कुछ कॉमिक भी डाल दिया है। तो बेन जॉनसन इसके पक्ष में नहीं था। बेन जॉनसन सोचते थे कि ट्रेजिडी एंड कॉमेडी वर्क को अलग अलग रखना चाहिए, ठीक है। अगर कोई ट्रेजिडी है तो उसको फुली ट्रेजिडी ही रखो, अगर कोई कॉमेडी है उसको फुली कॉमेडी रखो, इसको मिक्स मत करो। उससे एक जॉनर जो मिक्स हो जाता है, एक फीलिंग हट जाती है ना, वो मज़ा नहीं आता। तो ये इसके पक्ष में थे। उसके बाद दोस्तों इन्होंने कहा जो भी कॉमेडी है वो मॉरलिस्टिक एंड रियलिस्टिक होनी चाहिए नेचर के द्वारा। यानी कि जब कभी भी आप कोई कॉमिक प्ले कर रहे हो उसमें कोई ना कोई मॉरल वैल्यू होनी चाहिए, और रियल चीज़ों पे, रियलिस्टिक रियल चीज़ों पे जो है चीज़ें घटित करते हुए आपको शो करनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि आप जब कभी कॉमेडी कर रहे हो उसमें कोई वल्गैरिटी, अश्लीलता ना हो, एक मॉरलिटी मेंटेन हो वहाँ पे, है ना। आप कुछ भी फूहड़पन शो करके कॉमेडी लाने की कोशिश ना करें, बल्कि वाकई अपने काम के साथ जस्टिस करें। आपका काम मॉरल वे से भी गुड हो, ठीक है, आप हंसाओ, वैसी सिचुएशन लाओ कि हंसे लोग एंड ऑल, पर मॉरली डैट शुड बी करेक्ट, ओके। और रियलिस्टिक हो नेचर से, आप ऐसे ही चीज़ें क्रिएट करके कॉमेडी लाओ जो रियल इवेंट्स होते हैं, रियल चीज़ें। जैसे कपिल शर्मा का जो शो है उसमें रियल चीज़ें हैं, रियल फैमिली कैरेक्टर्स हैं, उनकी रियल ऐसी चीज़ें हम शो करते हैं जो रियल लाइफ में हमारे साथ भी होती हैं, ठीक है। तो मॉरलिस्टिक भी होनी चाहिए और रियलिस्टिक भी होनी चाहिए। मॉरलिस्टिक यानी कि मॉरल वैल्यू बनी रहे, कोई वल्गैरिटी, कोई फुहड़ता ना हो, और रियलिस्टिक ऐसे इवेंट क्रिएट करके ही कॉमेडी लाएं जो हम, जिससे हम रियलिटी में रिलेट कर सकें। उसके बाद दोस्तों उन्होंने क्या कहा कि सारे जो लिटरेरी वर्क हैं उनमें लॉजिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए। यानी कि कोई भी लिटरेरी वर्क, आप कोई भी लिटरेचर लिखो,
चाहे आप ड्रामा लिख रहे हो, पोइट्री लिख रहे हो, आप कोई भी लिटरेचर लिख रहे हो, उसमें लॉजिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। लॉजिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि लॉजिकली करेक्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी कुछ भी उठा के लिख रहे हो, जिसका ना सिर है ना पैर है, कुछ भी लिख रहे हो, वैसा नहीं होना चाहिए, है ना। आप कोई वर्क लिख रहे हो, आप इमेजिन कर रहे हो कि मैंने क्या लिखना है, बट दैट इमेजिनेशन शुड बी लॉजिकल। वो इमेजिनेशन लॉजिकल होनी चाहिए, उसमें लॉजिक हो, ठीक है। तो ऑल लिटरेरी वर्क शुड हैव लॉजिकल स्ट्रक्चर। जैसे लॉजिकल होता है प्रॉपर दिमाग लगाकर सिस्टमेटिक वे से सही ढंग से कोई चीज़ लिखना, ठीक है। ये जो है यहाँ पे खास बात है। तो दोस्तों ये सारी थिंकिंग थी बेन जॉनसन की वर्क को लेकर। ये सारी थिंकिंग उन्होंने खुद भी अपनाई है अपने वर्क में और बाकी सबको भी गाइड कर दिया है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा बेन जॉनसन पार्ट 2 फिनिश हो जाता है। बेन जॉनसन के जो भी फीचर्स हैं और जो भी उनकी थिंकिंग है वो फिनिश हो जाती है। और आने वाले लेक्चर में मैं जो बेन जॉनसन के वर्क हैं एक एक करके आपको करवाना शुरू कर दूंगी और शुरू करवाऊंगी एवरी मैन इन इज ह्यूमर से। तो अभी मैं बता देती हूँ गूगल से क्या देखना है। यहाँ पे गूगल से कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, जो कराया उतना काफ़ी है और यहाँ से भी कोई ज़रूरत नहीं है, जो कराया है वो काफ़ी है, ठीक है। तो इसी नोट पे लेते हैं अलविदा। सेशन अच्छा लगा हो दोस्तों, सेशन को जरूर थम्स अप दें, प्यार दें। और क्या आप ऐसे ही माइंड ब्लोइंग तरीके से कंप्लीट इंग्लिश लिटरेचर NTA पेपर 2 की तैयारी करना चाहते हैं तो जस्ट अभी डाउनलोड करिए दोस्तों इंडिया का सबसे पहला पॉकेट फ्रेंडली एजुकेशन ऐप पॉकेट पढ़ाई, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और कंप्लीट इंग्लिश NTA पेपर 2 का माइंड ब्लोइंग कोर्स आपका वेट वहाँ पे कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए NTA के एग्ज़ाम को लेकर तो हम आपको पूरा गाइड कर देंगे। आप ज़रूर हमें व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए, हमारी पूरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। और बहुत खूबसूरत परिवार है दोस्तों पॉकेट पढ़ाई का, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम पे। डू फॉलो अस देयर। आपका अपना परिवार है और इस परिवार को बढ़ाइए और खूब सारा प्यार फैलाइए। टेक केयर। मिलते हैं जल्दी ही एक और ऑसम ब्लॉसम सेशन के साथ।